हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इसके साथ ही आज हम एक और पेपर करने वाले हैं जिसका नाम है BANC। देखो, ठीक है, ये वाला पेपर हम करने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी उनको टिक कर चुकी हूँ, और ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि पिछले 5 साल के मैं ऑलरेडी इन पेपर्स को जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो निशान लग रहे हैं ना, मैंने वही निकाले हैं जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है क्या वही आएगा सारा, वो नहीं आएगा। पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, सिर्फ वो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। और आई थिंक इतने भी अगर तुम कर लोगे ध्यान से तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, और उनको आप अच्छे से लिख लेना, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पेपर का नाम देख लेते हैं। पेपर का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान के मूल तत्व। ये हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, 3 घंटे का है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, नोट इसमें पढ़ लेना हमेशा की तरह। कुछ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने, और मैक्सिमम जो है वो 20 मार्क्स के हैं इसमें। और जो 20 मार्क्स वाले हैं वो 400 वर्ड में लिखने हैं, 10 वाले को 200 वर्ड्स में लिखना है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं, देखो अब ये सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के मूल तत्व, पेपर का नाम यही है, तो बेसिकली ये इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही। तो पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के दायरे और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक और जो मानव विज्ञान कि जितने भी दायरे हैं, मानव विज्ञान मतलब वो विज्ञान जो मानव निर्मित है, या फिर ह्यूमन साइंस आप बोल सकते हो, उसमें सामाजिकता और सांस्कृतिक ये जो 2 चीज़ें हैं, इनके क्या दायरे हैं, क्या लिमिटेशन है इनकी, और उस लिमिटेशन की क्या प्रासंगिकता है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर बताना है। तो मैं पॉइंट वाइज लिखूँगी, ठीक है। शायद मैं हेडिंग्स में यहाँ पर लिख दूँगी, सेकंड साइड में यहाँ पर लिख दूँगी मैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना। तो सबसे पहले तो इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, वाइड होता है। इसका जो मीनिंग अगर हम निकालें तो जो मानव समाज और उनकी जो संस्कृतियाँ होती है ना, मानव समाज हो गया, ठीक है, संस्कृतियाँ हो गया, रीति रिवाज हो गए, विश्वास हो गए, धार्मिक विश्वास हो गए, और सामाजिक जो संरचनाएं हैं उसका क्या करते हैं, ये अध्ययन किया जाता है इसमें। और ये टाइम लिमिट के साथ साथ जो टाइम हो गया या फिर कोई स्थान हो गया, उसमें जो मानव के व्यवहार में जो एक चेंज आता रहता है, या मानव व्यवहार की जो विविधता है और समानता को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, मानव विज्ञान। इसकी प्रासंगिकता जो है वो इसलिए है, यहाँ पे जो पूछा है ना कि इसकी प्रासंगिकता पर बात करनी है, तो इसकी जो प्रासंगिकता भी है वो इसलिए क्योंकि हमें ना अलग अलग संस्कृतियों और समाजों के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ग्लोबल लेवल पर एक को एग्जिस्टेंस या फिर एक सह अस्तित्व या एक दूसरे की अस्तित्व को स्वीकार करने की जो समझ है हमारी, उसको बढ़ाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इंट्रो हो गया जो मैंने बताया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि जो दायरा है, पहले हम दायरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम मानव समाज का अध्ययन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमने लिखा है इसमें इंट्रो में, पहले हम उसको बताएंगे क्योंकि मानव समाज का अध्ययन ही तो करता है ना। तो सामाजिक मानव विज्ञान जो है, सामाजिक मानव विज्ञान है, ये सामाजिक संस्थाएं, उनकी संरचनाएं और उनकी जो अंतःक्रियाएं होती हैं, अंतःक्रियाएं मतलब इंटरनल जो भी कार्यकलाप होते हैं उनको, और सामाजिक संगठन का अध्ययन करता है ये। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, आई होप कि हिंदी समझ में आ रही होगी। सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक है, संस्कृति से निकला है, कल्चर। तो सामाजिक जो है ये जो मानव विज्ञान है, ये सांस्कृतिक मानव विज्ञान मानव समाज की जो इनमें जो मान्यताएं होती हैं, ठीक है, किसी भी समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं ना, उसके अपने मूल्य होते हैं। ठीक है, अनुष्ठान, कला, भाषा, इन सब का क्या करता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे अंतर सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, तो
अंतर सांस्कृतिक अध्ययन का मतलब होता है कि ये जो मानव व्यवहार, मानव विज्ञान है, मानव सामाजिक मानव विज्ञान जो है, इसमें मानव व्यवहार को एक तरह से आकार देने वाले जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं उनकी जांच करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, अपने हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, तो अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक तरह से तुलना करना और उनके बीच की जो एक इंटर कल्चरल समझ को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, 4th पॉइंट में हम लिखेंगे मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। ठीक है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन ये होता है कि मानव का जो एक इंसान का जो व्यवहार, उसको किस तरह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी को किस तरह से एक आकार दिया जाता है, किसी भी समाज में रहने लायक बनाया जाता है। तो उस व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो जो व्यवहार है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरीक़ों से किस तरह से उसको एक आकार दिया गया है, किस तरह से एक मानव को मतलब एक तरह से उसके व्यवहार को गढ़ा गया है, उसको एक आकार ही बोलेंगे हम, आकार दिया गया है। ठीक है, तो उसकी ये जांच करते हैं। 5th पॉइंट में आप लिखेंगे अतीत यानी पास्ट और वर्तमान का अध्ययन। ठीक, इसमें क्या होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान जो है ये अतीत और वर्तमान इन दोनों टाइम में जो समाज था, मानव ने जो समाज बनाया था उसका क्या विकास हुआ था और परिवर्तन, विकास के साथ साथ जो परिवर्तन हुआ उसको समझने का प्रयास किया जाता है। मतलब मानव विज्ञान जो अतीत में कैसा था, जो ये सांस्कृतिक मानव समाज और सामाजिक मानव समाज, अतीत वाला और वर्तमान वाला, इन दोनों टाइम में क्या डिफरेंस था उस चीज़ का अध्ययन करना होता है। 6th पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर संस्कृति या सांस्कृतिक और विविधता का अध्ययन। क्योंकि देखो हर कंट्री में, हर स्टेट की या हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है और हर संस्कृति, हमारे इंडिया में देख लो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर होता है, खान पान, रहन सहन, सबका वेशभूषा, इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो विविधता, डिफरेंस करना, तो दुनिया भर में जितने भी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं ना उनको समझने में और उनका सम्मान करने में। ठीक है, एक तो संस्कृति को समझना, ठीक है, हम लोग समझते हैं, जानते हैं किसी भी कल्चर के बारे में, उसके साथ साथ उसका सम्मान करना, इन चीज़ों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जो हम मानव समाज जो पढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करने में हम यही बोलेंगे कि दुनिया भर में जितनी भी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं उनको समझने में और उनको सम्मान करने में क्या करता है, प्रयास करता है मानव विज्ञान। ठीक है, अब बात करेंगे हम, ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अब हम प्रासंगिकता पर बात करेंगे। ठीक है, तो प्रासंगिकता पे जो भी टॉपिक होने वाले हैं वो मैं ऑलरेडी लिख दिए हैं टाइम बचाने के लिए। चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि जो मानव विज्ञान है उसके दायरे और प्रासंगिकता पर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट में आएगा आपका वैश्विक समझ, ग्लोबल जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वैश्विक समझ में इसमें क्या प्रासंगिकता हो सकती है कि जो ये वैश्विक समुदाय होता है ना, इसमें अलग अलग संस्कृतियाँ और जो समाज होते हैं उसके बीच में एक समझ और को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, ये बढ़ावा देता है इस प्रासंगिकता जो हम बात करें। सेकंड है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। ये जो सामाजिक समस्याएं होती हैं जैसे गरीबी हो गई, असमानता हो गई, भेदभाव हो गया, और जो सामाजिक संघर्ष होते हैं ना उनको समझने में और उनके समाधान ढूंढने में ये मदद करता है। थर्ड पॉइंट है राजनीतिक और सामाजिक नीतियाँ, इनको समझना। सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के जो विकास और जो उनका एक तो उनका विकास करना, उसके साथ साथ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो उस चीज़ को एक तरह से किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस चीज़ के लिए समझ विकसित करना। फोर्थ है शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो शैक्षिक मतलब एकेडमिक एजुकेशन, शैक्षिक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो विकास होता है उसके साथ साथ उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस चीज़ को समझने में मदद करती है। फिफ्थ है
रिसर्च मतलब अनुसंधान जिसको बोलते हैं, और विकास। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर, मतलब किसी भी समाज में या किसी भी समाज की जो सांस्कृतिक कल्चर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर वो जो उन मुद्दों के कारणों को समझना और उन कारणों का निपटारा करना इस चीज़ के बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण के प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन, तो ये ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को भी समझने में और उससे निपटने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक मानव विज्ञान है ये एक तो बहुमुखी है, बहुमुखी तो है ही वही, और महत्वपूर्ण भी है, अनुशासन है, ठीक है। और इसका काम होता है मानव समाज और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना, यही तो होता है ना। और ये ग्लोबल जो एक कम्युनिटी होती है उसमें समझ स्थापित करना, एक दूसरे के अस्तित्व को समझने में उस चीज़ को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना, और सामाजिक समस्याएं जितनी भी होती है ग्लोबल लेवल पे भी आप बोल सकते हो, तो उन समस्याओं के समाधान में भी ये क्या करता है, योगदान देता है, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। इस कथन के संदर्भ में संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार 2 पार्ट में भी आ जाता है 10-10 नंबर में, ठीक है। कई बार होता है कि आधा ही पूछ लिया जाएगा आपसे 10 नंबर का। फिर जो संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध पर चर्चा, इस पर ना एक शॉर्ट टिप्पणी भी आ जाती है, वो भी 10 नंबर की कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आप इस एक तरह से ये समझ लो कि हम ये एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम ये कर लेते हैं सेकंड वाला। यस, तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रो समझ लेते हैं। इंट्रो में क्या लिखना है आपने कि यस, संस्कृति जो है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, ठीक है। यस, इसका मतलब ये है कि जो संस्कृति होती है वो मानव समाज की जितनी भी परंपराएं होती हैं, समाज में परंपराएं तो होती हैं ना, मान्यताएं होती हैं, और व्यवहारिक जो लेन देन होता है जिसको हम बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करती है, पर्यावरण को, उसको प्रभावित करते हैं, और उनसे हम प्रभावित भी होते हैं। पर्यावरण को हम प्रभावित भी करते हैं, पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो जो संस्कृति होती है वो मानव द्वारा तो बनाई गई है। संस्कृति जो है वो कोई नेचर ने थोड़ी ना बना के दी है, हमें पर्यावरण ने नहीं बनाई है, ये हमारी मानव निर्मित है। तो संस्कृति मानव द्वारा बनाई गई वो चीज़ें हैं जो पर्यावरण के साथ मिलकर एक पूर्ण रूप से जो हमारा एक सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, उसको एक तरह से मजबूत बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हो कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। येस, इट इज़ ट्रू। और इसका ये मतलब ये है कि जितनी भी संस्कृति होती हैं वो मानव समाज की परंपराएं, मान्यताएं, उनका व्यवहार, ये सारी चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। गॉट इट। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो संस्कृति और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए एक एक करके हम इन चीज़ों को, टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो संस्कृति और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। सबसे पहला है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण वो भाग होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सड़कें बनाना, पुल बनाना, इमारतें बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मिलकर एक कंप्लीट पर्यावरण बनाता है एक तरह से, ठीक है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर सेकंड है मानव और पर्यावरण का संबंध। मानव जीवन में तो मानव जीवन हो गया हम लोगों का, और पर्यावरण, इसके बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक मजबूत संबंध होता है। मनुष्य जो है वो अपने जीवन को चलाने के लिए पर्यावरण पर निर्भर है ही, वो आपको पता ही है कैसे, क्योंकि पर्यावरण से हमें क्या क्या नहीं मिलता। पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे, हमें खाना, वनस्पतियाँ, बारिश, और जितना भी ऑक्सीजन, सब्जियाँ, मतलब कितनी सारी चीज़ें, हम पर्यावरण पर ही तो निर्भर है ना पूरी तरह से। तो हमारा और इसका तो फिर संबंध है ही, हम एक दूसरे से पूरक कह सकते हो आप। तो
मानव जो होता है वो अपने जीवन को चलाने के लिए पर्यावरण पर तो निर्भर है ही, बदले में मानव की जो गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को प्रभावित भी तो करती हैं ना। मान लीजिए, सॉरी मैंने यहाँ कर दी, यहाँ पे कैसे प्रभावित करेंगी। हम पेड़ काट देते हैं, ठीक है, जो नदियों का जो पानी सूख रहा है और जितना भी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मानव निर्मित ही तो है ना, ठीक है। तो हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो भी पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। थर्ड है संस्कृति और प्राकृतिक पर्यावरण। संस्कृति जो होती है प्राकृतिक पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी कृषि हो गई, प्रथाएं होगी, ये सारी की सारी क्या है, ये जलवायु से ही तो प्रभावित होती है ना। कि जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे तो कृषि प्रधान देश है ना हमारा, तो कृषि प्रधान अगर देश है तो कृषि किस पर निर्भर करती है, पर्यावरण पर, नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करती है ना। चलिए, सांस्कृतिक बदलाव और पर्यावरण। सांस्कृतिक बदलाव होता है कि जो मानव के द्वारा जो सांस्कृतिक बदलाव जितने भी करे गए हैं उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री के लिए जो जगह होंगी, जो पेड़ वाली जगह होंगी, जो जंगल होंगे, इनको साफ़ करना पड़ेगा, उसकी जगह पर फैक्ट्रीज लगेंगी। तो ये एक तरह से पर्यावरण का दोहन हो गया। शहरीकरण हो गया, ठीक है, ये बदलाव है, सांस्कृतिक बदलाव। और जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इन कारणों की वजह से भी जो सांस्कृतिक बदलाव का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। फिर 5th पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को संरक्षित करना और हमारी संस्कृति और पर्यावरण जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग जो है हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं और जो भी प्रथाएं होती हैं, हमारी जो मूल्य हैं, प्रथाएं, व्यवहार है, उनको ध्यान में रखना और उसके साथ साथ ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखना ज़रूरी होता है। 6th हमारा प्रकृति संस्कृति। तो प्रकृति संस्कृति जो शब्द होता है ना, ये प्राकृतिक, ठीक है, जो प्राकृतिक वर्ल्ड होता है, जो नेचर ने बनाया है जिसका, और एक होता है मानव संस्कृति, जो मानव ने बनाई है। उनके बीच एक तो संबंध को दर्शाता है, जो दोनों ही क्षेत्रों के बीच में एक तरह से एक ऐसा संबंध बना देता है जिसको काटना मुश्किल होता है, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष लिख देना आप। निष्कर्ष में आपको यही बताना है कि पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित है तो कैसे है, और उसके बाद इनके जो संस्कृति और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आप थोड़ा सा 5-6 लाइन निष्कर्ष में लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो 2 क्वेश्चन आपके सामने है ना, इसमें से जो विवाह वाला क्वेश्चन है, विवाह को परिभाषित कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन ना 2 तरह से पूछा जाता है आपसे। एक तो विवाह के बारे में पूछ लिया जाता है, दूसरा होता है समाज को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो जैसे भी पूछ लिया जाता है वो दोनों क्वेश्चन आप करके जाना। क्वेश्चन सेम रहेगा कि समाज को परिभाषित कीजिए और समाज में रहने के क्या क्या तरीके होते हैं उसको आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है विवाह को परिभाषित कीजिए, विवाह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, और एक साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। देखो ये इतना तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे, बट फिर भी इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देती हूँ मोटा मोटा, बाकी ये इतना टफ नहीं है। विवाह के बारे में तो, शादी के बारे में तो सबको पता ही होता है कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है हमारे समाज में शादियों का, ठीक है। चलो मैं इसके पॉइंट लिख देती हूँ। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले विवाह की डेफिनेशन। शादी, विवाह क्या था? 2 व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक समझौता होता है, ठीक है। उनके बीच में उनके बच्चे और उनके जो इन लॉज होते हैं, उन दोनों परिवार वालों के बीच में अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आमतौर पर क्या होता है ना कि एक पुरुष और एक महिला के बीच एक संबंध होता है, लेकिन कुछ देशों में जो अलग अलग तरीके के भी समलैंगिक विवाह भी होते हैं। तो बेसिकली जो विवाह जो होता है उसको हम जहाँ शादी भी बोलते हैं, तो 2 व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक समझौता होता है। ये तो हो गया परिभाषा। अब इसके बाद जो
इसकी जो मेन जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं विस्तार से, उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा सामाजिक और कानूनी मान्यता। विवाह जो होता है, शादी जो होती है, समाज और कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। और ये इसे एक इम्पोर्टेंट सामाजिक और कानूनी संस्था भी बनाते हैं। गॉट इट। अधिकार और दायित्व, इसमें आप लिखेंगे कि विवाह जो होता है एक ऐसे समझौते के रूप में काम करता है जो विवाह में जितने भी शामिल जो व्यक्ति होते हैं उनके परिवारों के बीच में जो अधिकार और जो दायित्वों को स्थापित करना होता है। उसके साथ साथ अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जैसे शादी के माध्यम से जो पति पत्नी को संपत्ति और विरासत के अधिकार तो मिलते ही हैं, साथ ही वे एक दूसरे के हेल्थ के लिए भी, एक दूसरे की खुशियों के लिए भी, एक दूसरे की देखभाल के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। पारिवारिक जीवन, विवाह जो होता है वो पारिवारिक जीवन की स्थापना का एक आधार होता है, ये आप सबको पता है। और जो कि बच्चों के पालन पोषण और जो सामाजिक मूल्य जो हमारे होते हैं उसमें एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा पारिवारिक जीवन होता है। विभिन्न प्रकार के जो विवाह होते हैं, अलग अलग दुनिया भर में डिफरेंट टाइप की शादियाँ होती हैं, और उसमें जिसमें धार्मिक विवाह भी होते हैं, सिविल मैरिजेस भी होती हैं, कुछ पारंपरिक शादियाँ भी होती हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान में होती है। और कई बार होता है कि जो सेम क्या बोलते हैं उसको, सेम जेंडर आप बोल सकते हो, इस तरह की भी शादियों की अब मान्यता मिल गई है। विवाह का उद्देश्य क्या होता है? विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक स्थिर और एक स्थायी संबंध बनाना, एक परिवार बनाना और एक साथ एक जीवन जीना होता है। यही तो होता है ना शादी का मतलब। इसके बाद इसके जो अलग अलग तरीके होते हैं, एक मेट मतलब कि जो शादी के लिए जो दो लोगों की ज़रूरत होती है, तो उनमें से उनको किस तरह से क्या तरीका होता है, मतलब उनको उसे ढूंढने का, या फिर उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उसमें किन किन चीज़ों, मतलब एक लड़की, अगर मान लीजिए एक लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढा जा रहा है, तो उस लड़के में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या जो मेन स्टेप्स जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ये विभिन्न तरीक़ों पर। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि जब हम बात करते हैं कि जीवन साथी का चयन कैसे करेंगे, ठीक है। जो शादी होती है ना, वो एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला एक संबंध है, और जीवन साथी का चुनाव करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। एक आदर्श जीवन साथी का चुनाव या फिर एक सफल शादी या एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए एक आवश्यक होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि ये जो आप क्वेश्चन है ना, ये आप अपने आपकी बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं उसमें से देख के बता देती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप एक अकेले तो जाएंगे नहीं, ट्रैवल करना तो फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, या फिर कोई ऐसा साथी आप चाहोगे जो आपको मतलब एक आप जैसा ही हो, है ना। तो आप उस साथी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या उस मेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसे जीवन भर जिसको साथ चलना है आपने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शादी है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने बड़े जीवन के साथ चलने वाली, जीवन से लेकर मृत्यु के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं जीवन में, जो घटनाएं होती हैं, वो एक तरह से साझा करने वाली होती हैं। और ये एक ऐसा संबंध है जब मतलब कहने का है कि विवाह जो होता है वो जन्म और मृत्यु तक का एक संबंध होता है। तो जन्म और मृत्यु हमारे नियंत्रण से तो बाहर है, देखो। और विवाह जो होता है किसी भी हद तक निश्चित किया जा सकता है। तो हम ये निर्णय कर सकते हैं कि किससे और कब विवाह करना है। हम जन्म लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो शादी होती है वो हमारे हाथ में कि हम किससे कर रहे हैं और हम किससे करनी चाहिए। अब मान लीजिए आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाऊँ तो अब मान लीजिए आप जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहले तो आप मैच्योरिटी देखेंगे ना, जिस भी आप इंसान के बारे में आप या फिर मैच्योरिटी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो परिपक्वता या मैच्योरिटी जो होती है वो, चाहे वो भावनात्मक परिपक्वता हो, सामाजिक मैच्योरिटी हो और बौद्धिक मैच्योरिटी, ये तीनों शामिल होती हैं। तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं पहली बार, जिसको हम अपना जीवन साथी बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें मैच्योरिटी देखनी होती है,
ठीक है। मैच्योरिटी होती है कि जब हम ये कहते हैं ना कि जीवन साथी में विवाहित जीवन के बारे में परिपक्वता होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि परिवार के लिए जो परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से उठाने की योग्यता होना। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि भावनाओं से या फिर प्रेम पर नियंत्रण रखती हैं ये चीज़ें। कैसे? जैसे भावनात्मक जो मैच्योरिटी होती है या परिपक्वता होती है वो एक आत्मसंयम, अपने आप पर काबू रखना और एक तरह से त्याग की भावना को भी दर्शाती है। और ये सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल मैच्योरिटी की जांच की जाती है या उसका पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है ना कि जब एक मैच्योर्ड व्यक्ति जब कोई इंसान मैच्योर होगा ना तो वो इमोशनल मैच्योरिटी को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, किसी तरह की कठिनाइयाँ आए जीवन में, तो अगर इंसान मैच्योर है, इमोशनली और मेंटली मैच्योर है, तो वो हर चीज़ को एक तरह से अपने काबू में कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि मान लीजिए कोई भी स्थिति आती है उसको शालीनता से या फिर उसको स्वीकार करेगा, जबकि जो अपरिपक्व व्यक्ति होगा ना उसके लिए कोई भी संकट जो है वो एक तरह से इरिटेट करने वाला होगा। उसमें अगर इमेच्योर होगा इंसान तो वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, वो चिड़चिड़ा जाएगा जल्दी। बट अगर मैच्योर होगा तो उसको ठंडे दिमाग से, शालीनता से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप देखेंगे सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता। जब हम किसी भावनात्मक परिपक्वता की बात कर लेते हैं, उसी के साथ साथ सामाजिक परिपक्वता भी होना आवश्यक होता है। क्यों होता है कि सामाजिक जीवन का अगर मान लीजिए किसी इंसान को सामाजिक व्यवहार का या सामाजिक जीवन का अनुभव नहीं होगा तो विवाह से पहले तो जीवन जो है एक अलग ही लाइफ होती है। बट हर लड़के लड़की को विवाह शादी से पहले जितने भी सामाजिक जीवन का अनुभव होता है वो हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि जब एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, जो हम कुछ भी कोर्स कर रहे होते हैं, उसके बाद जो युवा जो होते हैं वो अपने जो लड़के होते हैं वो अपने जॉब ढूंढने में लग जाते हैं। उनके पास जो लाइफ से रिलेटेड जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको समझने में और लोगों से मिलने जुलने का जो एक टाइम होता है वो चला जाता है। और इसी समय के दौरान जिससे बाद में आप कुछ जैसे कोई लड़की मिल जाती है, ठीक है, लाइफ में आती है, तो उसके साथ वो बाद में जीवन साथी के रूप में भी चुन सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे आप जब साथ साथ पढ़ रहे होते हो अपनी क्लास में, तो आप पढ़ तो रहे होते कि आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, लेकिन क्लास में आपको कोई गर्ल जो है वो मिल जाती है। अब मैच्योरिटी अगर आपकी मैच कर जाती है तो आप उसको एक तरह से समझने लगते हो कि ठीक है भाई, हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक ठीक सी हैं, ओपिनियन भी मैच कर रहे हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, सब मैच करिए, तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, वी शुड गेट मैरिड, ठीक है। तो ये सारी मैच्योरिटीज़ जो होती हैं, इसके साथ साथ बौद्धिक मैच्योरिटी भी तो देखोगे ना। बौद्धिक मैच्योरिटी अगर समझदार होगा, चीज़ों को हैंडल करने वाला होगा या होगी, तो क्या है कि जो विवाह है वो सक्सेसफुल रहेगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना के बारे में आप लिख देना थोड़ा सा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक साथी या एक मेट को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं देसी भाषा में बता दूँ आपको कि जब आप एक लड़की देखने जाते हो या कोई लड़का देखने जाते हो अपने भाई बहन के लिए, तो आप क्या चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना और आंसर लिख देना, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। सामाजिक स्तरीकरण है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पर एक ही करके दिखा रही हूँ आपको। हम इसकी बात करेंगे, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि समाज को ना अलग अलग समूहों में या अलग अलग लेवल्स में विभाजित कर देना, ठीक है। अलग अलग समूह को अलग अलग स्तरों में विभाजित करना, जिसमें कुछ समूह को तो क्या होता है ना कि एक दूसरे से ज़्यादा सामाजिक अधिकार दे दिए जाते हैं, कहीं पर अधिक शक्तियाँ दे दी जाती हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये जो शक्तियाँ या जो अधिकार होते हैं, ये धन के रूप में आय, जाति, शिक्षा या फिर जातीय
जातीयता के आधार पर, लिंग हो गया, व्यवसाय हो गया, सामाजिक स्थिति हो गई, सोशल कंडीशन जो होती है, इस तरह के जो सामाजिक और आर्थिक कारकों पर ये निर्भर होता है। सामाजिक स्तरीकरण मतलब समाज को स्तर में बांट देना, लेवल कर देना। ठीक है, तो लेवल क्या होता है, जैसे सबसे ऊपर जो धनी लोग हो गए उनको रख दिया, फिर आय के आधार पर बांट दिया उसको, फिर जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, ऐसे करते 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 लेवल्स कर देना। ठीक है, तो ये समाज का विभाजन हो गया। अब अगर इसकी परिभाषा जैसे आप लिखेंगे तो परिभाषा में लिखोगे आपकी सामाजिक स्तरीकरण जो समाज में एक पदानुक्रमित व्यवस्था है। पदानुक्रमित मतलब लेवल अप करना। ठीक है, जो कुछ लोगों को दूसरों से ऊपर रखती है, तभी तो स्तरीकरण बनेगा ना। स्तर, समाज का स्तर बताना, समाज को स्तर में विभाजित कर देना। ये सामाजिक शक्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन के आधार पर होती है। ठीक है, आधार अगर आप लिखेंगे, एक पॉइंट सेकंड हमारा बनेगा आधार कौन कौन से होंगे, तो ये आधार होंगे धन, ठीक है, और आय हो गया, जाति हो गया, ठीक है, और एजुकेशन हो गया। शिक्षा के आधार पर समाज का विभाजित, समाज का स्तरीकरण किया जाता है, और लिंग हो गया, व्यवसाय हो गया। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ों पर। अब इसके परिणाम क्या होंगे, सॉरी एक उदाहरण देख लेते हैं हम उदाहरण के रूप में। जैसे कि जो सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरणों में वर्ग कौन कौन से हो गए, जैसे अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, 3 वर्ग तो होते हैं ना, जाति और लिंग भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद इसके जो परिणाम लिखेंगे आप, परिणाम में लिखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ होता है, अक्सर ये होता है कि जो सामाजिक जो गतिशीलता होती है ना, यानी सामाजिक समूहों के बीच जाने की क्षमता जो होती है वो सीमित हो जाती है। सीमित कैसे होगी कि जब आपने समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर ही दिया है, ठीक है, जब समाज अलग अलग वर्गों में बंट जाएगा तो उसमें ये होगा कि जो समाज को जो एक आगे ले जाने की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर समुदाय जो है वो अपने ही धन को बढ़ाने में, अपनी ही आय को बढ़ाने में, अपनी जाति, शिक्षा, लिंग, व्यवहार, इन अपने अपने तरीक़ों में या अपने अपने एक तरह से मतलब जैसे होता है ना कि हर समाज, हर कास्ट अपनी कास्ट को ही आगे बढ़ाने में लग जाएंगे। वो एक सामूहिक रूप से काम करने में या सामूहिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने का जो विचार होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। ये इसका परिणाम होगा। ठीक है, अब समाज शास्त्र में इस चीज़ का जो महत्व होता है कि सामाजिक स्तरीकरण जो समाज शास्त्र की अवधारणा जो होती है वो सामाजिक संरचना और असमानता को समझने में महत्वपूर्ण है। असमानता ही तो विकसित होगी ना। जब समाज में स्तर बना दिए जाएंगे तो सबसे पहले तो असमानता ही आएगी, और सामाजिक स्तरीकरण जो सामाजिक असमानता का एक प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसको कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बड़ा भी पूछा जा सकता है 20 नंबर का, 20 मार्क्स का, और इस पे ये छोटा तो पूछ ही लिया है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, ये आप अपने आप करेंगे। मैं इसमें एक चीज़ बता देती हूँ आपको, ये जो समाजों में आर्थिक संस्थानों का जो वर्गीकरण पूछा गया है ना, इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में सामाजिक संस्थाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, या मिल सकता है कि ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछा जाता है, 2 नहीं 3 तरीक़ों से। राजनीतिक भी पूछ लिया जाता है। ये तीनों चीज़ें रिपीट होती हैं। या तो आपसे समाज में आर्थिक संस्थाएं पूछ लिया जाएगा, या सामाजिक संस्थाएं पूछ लिया जाएगा, या फिर राजनीतिक संस्थाएं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करना, आप अपनी बुक में देख लेना, या बुक में ना हो तो ई ज्ञान कोश पे जाके देख लेना, वो भी ना हो तो कोई भी जो भी हेल्प बुक आपको मिलती है ना उसमें से ये क्वेश्चन आप कर लेना। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, डेटा संग्रह की एक विधि के रूप में फील्ड वर्क पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डेटा संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों से लगातार आ रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 10 नंबर में, ठीक है, और 20 नंबर में तो ये पूछा ही हुआ है। तो इसको आप हमेशा करना। ये क्वेश्चन भी ना 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, या तो आपसे फील्ड वर्क के बारे में पूछ लिया जाएगा कि डेटा संग्रह के एक विधि के रूप में फील्ड वर्क के बारे में बताइए, या फिर आपको ये पूछा जाएगा क्षेत्र कार्य पर चर्चा कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन ना आधे रूप में 10 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। मीनिंग तो ये एक ही है, लेकिन आपसे
डिफरेंट डिफरेंट रूप में पूछ लिया जाएगा। तो डेटा जो संग्रह है ये, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम करके मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमें पहले इसको इंट्रोडक्शन लिखना है। फील्ड वर्क क्या होता है, डेटा संग्रह, डेटा कलेक्शन क्या होता है। तो फील्ड वर्क जो होता है ना, ये डेटा कलेक्शन की एक विधि है जो रिसर्च करने वाले होते हैं ना, रिसर्च कर रहे होते हैं, शोध कर रहे होते हैं, उनको वास्तविक दुनिया का या फिर लोगों का जो एक डेटा एकत्रित करने के लिए सॉरी जो एक परमिशन दी जाती है। ये क्या होता है ना कि एक प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली एनालाइज भी किया जा सकता है। ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी हो सकता है, सर्वेक्षण के ज़रिए भी हो सकता है, और अलग अलग तकनीकी सोर्सेज के माध्यम से भी जानकारियाँ इकट्ठी करने का एक तरीका होता है, ठीक है, डेटा संग्रह। अब हम बात करते हैं कि जो प्रक्रिया जो होती है, जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं पॉइंट्स लिखूँगी, यस, ये मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये मैं समझना कि इतना ही आंसर है, इसके बाद मैं और लिखने वाली हूँ। चलो, पहला हमारा जो पॉइंट बनेगा वो शोध प्रश्न और उद्देश्य निर्धारित करना। डेटा कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो प्रक्रियाएं हैं, पहले हम प्रक्रियाओं की बात करेंगे कि जो डेटा कलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट होता है, वो हम बात कर रहे हैं। तो शोध प्रश्न जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, वो उद्देश्य निर्धारित करना, ये सुनिश्चित करता है कि जो शोधकर्ता होते हैं ना, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो सही से जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो शोध प्रश्न होते हैं उनका उद्देश्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मतलब शोध करने के लिए जो शोध प्रश्न है वो ठीक से कलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो कलेक्शन हो रहा है उसका उद्देश्य निर्धारित करना होता है। फिर डेटा कलेक्शन की विधि बनाना। शोध प्रश्न होते हैं ना, जो उनके और उद्देश्यों के आधार पर जो शोधकर्ता होते हैं वो डेटा कलेक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि का चयन कर सकते हैं, जैसे अवलोकन के ज़रिए करना, इंटरव्यूज़ के ज़रिए करना, सर्वेक्षण करना, एनालाइज करना, या फिर फोकस विधि के द्वारा भी वो कर सकते हैं। उपकरण और सामग्रियों की तैयारी। उपकरणों, डेटा कलेक्शन के लिए जितनी भी आवश्यक उपकरण और सामग्रियाँ होती हैं, जैसे प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया, जब मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इंटरव्यूज़ हो गए, गाइड हो गए, कैमरा हो गए, इन चीज़ों की तैयारी के साथ, ठीक है, ये सामग्रियाँ हो गई। फिर इस क्षेत्रों में जाना और डेटा कलेक्ट करना। शोधकर्ता जो होते हैं ना, वो फील्ड वर्क भी करते हैं, फील्ड में जाकर जो डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, और वो होता है चीज़ों का एनालाइज करके, उनको सर्वेक्षण करके, और अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से ये सारी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। डेटा का विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना। जो भी डेटा एकत्रित कर लिया गया है ना, उसका विश्लेषण किया जाता है और इसकी व्याख्या की जाती है, ताकि जो शोध क्वेश्चंस होते हैं ना, जो रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और उनका उद्देश्य है, जो उन प्रश्नों का जो उद्देश्य है, उनका उत्तर ठीक ठीक दिया जा सके, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा फील्ड वर्क की जो प्रक्रिया होती है। इसके बाद इसके लाभ लिखेंगे हम कि सब करने के लाभ क्या होते हैं, ठीक है। तो लाभ में जो है, एक तो प्राकृतिक वातावरण में आप, चलो मैं लिख देती हूँ। चलिए, लाभ के बारे में हम लिखेंगे, प्राकृतिक वातावरण में डेटा कलेक्ट करना। जितने भी शोधकर्ता होते हैं ना, उनको रियल वर्ल्ड जो होता है ना, वहाँ से जो डेटा होता है वो एकत्रित करने की परमिशन होती है। जो जितनी भी प्रयोगशालाएं होती है ना, वहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उससे ये चीज़ थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर ओपन फील्ड में जाके जो डेटा होता है वो कलेक्ट करना होता है, फील्ड वर्क जिसको बोलते हैं ना। फिर समस्या की व्यापक समझ। जो भी रिसर्च किया जा रहा है या जो अध्ययन किया जा रहा है, उसकी उस समस्या की जो एक समझ होती है, उसके बारे में जो समाधान है, उसके लिए जो फील्ड वर्क होता है ना, उसमें जितने भी शोधकर्ताओं को या शोधकर्ता जो अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन के टाइम पे जो समस्या का सामना जो उनको करना पड़ रहा है, उस समस्या के समाधान की समझ प्रदान करता है और उन्हें अधिक सटीक और प्रासंगिक रेलिवेंट डेटा एकत्रित करने की समझ भी मिलती है और अध्ययन करने की अनुमति भी देता है। तीसरा है गुणवत्ता या फिर जो डेटा कलेक्ट करना। फील्ड वर्क जो होता है ना, ये एक हाईली जो
गुणवत्ता वाला एक डेटा एकत्रित करने के लिए अनुमति तो देता ही है। जो शोध करता होते हैं ना, जो रिसर्च टीम होती है, उसको वो जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में जितनी भी आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान ढूंढना, निष्कर्ष निकालने की अनुमति भी मिलती है और उस चीज़ को गुणवत्ता के आधार पर जो है डेटा कलेक्ट करना होता है। अब इसके साथ साथ इसमें एक जो दिक्कत आती है वो सबसे बड़ी जिसको बोलते हैं कि हर डेटा कलेक्टर की ना कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन के बारे में आप लिखेंगे समय और जैसे धन के बारे में कि फील्ड वर्क करते टाइम समय और धन की आवश्यकता तो होती है, जो शोधकर्ता के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है, ठीक है। फिर धार्मिक, सांस्कृतिक और कुछ नैतिक मुद्दे भी इस जो फील्ड वर्क होता है उसके बीच में कभी कभी रोड़े बन जाते हैं, उस चीज़ को चुनौती दे देते हैं। फिर सुरक्षा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जैसे फील्ड वर्क में सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं, जो कई बार उनकी सुरक्षा इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है या फिर कुछ इस तरह की इमरजेंसी आ जाती हैं कि जो शोधकर्ता होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ सीमाएं हो गई यहाँ पर, ये हमारे लाभ हो गए और कुछ हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको छोड़ना मत, छोटा बड़ा जैसा भी आ जाए इसको लिख के आना, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखनी है। तो जो दो हैं वो मैं जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ उसमें एक तो प्रतीकात्मकवाद और तालमेल बनाना, ये दो ऐसे टॉपिक थे जो मुझे जब मैं ढूंढ रही थी, जब मैं रिसर्च वर्क कर रही थी तुम्हारे क्वेश्चंस ढूंढने के लिए, तो मुझे ये दो टॉपिक मिले जो काफ़ी सारे मतलब सेशन में रिपीट हुए हैं, तो इन्हीं दो को हम करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको बताना ये है कि तालमेल बनाना, तालमेल मतलब रेपो बिल्डिंग करना, तो वो किन के बीच में होता है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो जितने भी जो हम जो प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो विज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं, इसके संदर्भ में संबंध बनाना, निर्माण करना, दूसरों के साथ सकारात्मक और भरोसेमंद संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया को दर्शाता है। और मेनली जो होता है ना कि सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन के जो हम बात कर रहे हैं, इस बात सामाजिक या फिर ऐसे बोल सकते हो कि विशेष रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में बातचीत के दौरान किस तरह के जो रैपो बिल्डिंग होती है या संबंध बनाने होते हैं या तालमेल बनाना होता है, इसमें एक कंफर्टेबल या फिर एक खुला माहौल जो है, ये दो स्टेप ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए आप जो एक रैपो बिल्डिंग होती है या फिर जो तालमेल होता है ना, वो बनाना आसान हो जाता है। और इससे होता क्या है ना कि व्यक्ति को समझा और सम्मानित महसूस हो, इस तरह का वातावरण देना, और इसके साथ साथ आपसी जुड़ाव और आपसी विश्वास की भावना को बढ़ावा मिले, यही तो चीज़ें होती हैं ना तालमेल बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अनुसंधान के जो प्रतिभागी होते हैं उनके साथ भी इस तालमेल को बनाया जा सकता है। समझ और सहानुभूति को जो है सुविधाजनक बनाना, फिर डेटा कलेक्शन करना, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ये जो है तालमेल बनाने में इम्पोर्टेंट क्या अदा करती हैं, योगदान देती हैं। तो प्रतीकात्मकवाद या सिंबोलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जब डेफिनेशन देंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो नरविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक ये हमारा पाठ्यक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रतीकवाद से तात्पर्य ये होता है कि या उसके अध्ययन से है कि किस प्रकार जो है वस्तुएं, शब्द और क्रियाएं जो हैं वो अपने शाब्दिक अर्थ से थोड़ा सा डिफरेंट है और किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब किसी और चीज़ के बारे में प्रतीकात्मक बात करना, किसी और चीज़ का एग्जाम्पल देके बात करना, और इस बात का पता लगाना है कि ये जो प्रतिनिधित्व है जो ऑफनली क्या होता है कि सांस्कृतिक रूप से थोड़े से अलग होते हैं और किस प्रकार मानव की जो समझ और व्यवहार को आकार देते हैं। प्रतीक, जैसे हम किसी चीज़ का प्रतीक बताते थे ना कि जैसे हम सफ़ेद कलर के बारे में बात करते हैं, सफ़ेद कलर क्या शांति का प्रतीक है, तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात ना करके हम किसी और चीज़ का एग्जाम्पल देके हम उसका अर्थ जो है वो बताते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि जैसे प्रतीक और संस्कृति के बारे में अगर बात करेंगे तो सामाजिक जीवन को समझने में और उसको व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचा जो है वो प्रदान किया जाता है,
ठीक है। और इसके साथ साथ जो मानव विज्ञान है उसमें मानव व्यवहार, विश्वास और जो सामाजिक संरचनाओं की व्याख्या करना, स्पष्टीकरण के लिए जो प्रतीकवाद की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वस्तुएं, अगर हम वस्तुओं का एग्जांपल लें, ठीक है, तो वस्तुओं का मतलब होता है कि जैसे धार्मिक चिन्ह हो गए, झंडे हो गए, यहाँ तक कि जो डेली यूज़ में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से अर्थ से भरी हुई होती हैं, ठीक है। शब्द हो गए, शब्दों को कैसे आप प्रतीकात्मक रूप में यूज करते हैं, जैसे भाषा अपने शब्दों और वाक्यांशों के साथ साथ जो प्रतीकात्मकता का भार भी रखते हैं, जो इस बात को ये भी आकार देते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उससे कैसे बातचीत करते हैं। भाषा ही तो बोलते हैं ना, शब्द ही तो करते हैं। और फिर हैं क्रियाएं, कार्यकलाप, अनुष्ठान हो गए, समारोह हो गए, यहाँ तक कि जितने भी जो बहुत ही साधारण से जो सांस्कृतिक विश्वास, मूल्य, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रतीकात्मकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। फिर सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, इसको प्रतीकात्मकता का अर्थ ये भी तो होता है ना कि जो हमेशा ही या सदैव सांस्कृतिक रूप से या फिर आप ये बोल सकते हो कि नहीं, विभिन्न समाजों में अलग अलग तरीके से ये इसका महत्व अलग अलग होता है। एक संस्कृति में जो प्रतीक पवित्र होता है, ठीक है, पवित्र, वहीं दूसरी संस्कृति में अर्थहीन या आपत्तिजनक भी हो सकता है। कोई भी वर्ड है, किसी संस्कृति में जो चीज़ पवित्र मानी जाती है, दूसरी संस्कृति में उसको थोड़ा सा बिल्कुल ही उसका उलट हो जाता है, ठीक है। फिर संस्कृति, इसको संस्कृति कह रही हूँ, संस्कृति जो होती है ना, कल्चर, उसको समझने में भी महत्व देता है ये। तो प्रतीकात्मकवाद जो होता है, इसका अध्ययन करके जो हम मानव विज्ञानी जो होते हैं ना, मानव समाज को एक आकार देने वाले जो मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं या सामाजिक संरचनाओं के बारे में एक इस तरह की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि वो हर चीज़ में जो है प्रतीकात्मकता के साथ साथ उन चीज़ों की अपनी एक जो अहमियत होती है उसको समझने में उनको मदद मिलती है, ठीक है। ये हमारा प्रतीकात्मकवाद हो गया। और बस यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आप लोगों को ठीक लगी होगी, और ठीक लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।